हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जितना पढ़े थे उसके आगे हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम क्या होता है और हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। यहीं से ये बातें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखेंगे, इसके बारे में बता रहा है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम करें कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होती है। यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में ऐसा नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर लिखे उनके परमाणुओं की संख्या के समान करते हैं, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम यह होता है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं जिन्हें अभिकारक कहते हैं, और वहाँ से रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यदि दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। और यह जो होता है यह द्रव्य की अविनाशिता के नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ के परमाणुओं के बीच में कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों यानी कि बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि मैं आपको धीरे धीरे बातें आपको समझाता रहूँगा, आप समझते रहेंगे। ठीक है, यानी कह रहा है कि रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यदि दोनों पक्षों में यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर उनके परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, तो यह चूँकि द्रव्य की अविनाशिता के नियम को प्रतिपादित करने के लिए इसे संतुलित किया जाता है ना। क्योंकि इस नियम के अनुसार बताया गया है कि कभी भी किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के नष्ट नहीं होते हैं, वह हमेशा स्थिर रहते हैं। उदाहरण के रूप में आपको समझाया जा रहा है कि जैसे मैग्नीशियम का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है। इस अभिक्रिया की ढांचा समीकरण क्या होगी, तो देखिए जैसे मैग्नीशियम ये हो गया तो मैग्नीशियम को हम Mg लिख देंगे, और ये हो गया ऑक्सीजन यानी कि वायु में दहन करेंगे तो O2 लिखते हैं, तो यहाँ से बचेगा यानी कि जो उत्पाद बनेगा MgO, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि इसका रंग सफ़ेद होता है। अब आपको मैं यहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक इसमें परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं, और यहाँ पर जो उत्पाद बना हुआ है इसमें मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसके अनुसार देखा जाए तो मैग्नीशियम के जो परमाणु की संख्या है ये तो बराबर दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर नहीं दिख रहा है। तो हम बोलेंगे यह क्या, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इसे हमें संतुलन करना होगा। तो इस प्रकार से हम एक विधि द्वारा, जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि कहते हैं, उसके द्वारा ये संपन्न की जाती है। तो यहाँ से देखिए कि यदि इस समीकरण में Mg तथा MgO में से पूर्व गुणांक 2 लिख दिया जाए तब निम्न समीकरण प्राप्त होती है। यानी कि अगर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार जो बना हुआ है ढांचा समीकरण का, यह रासायनिक समीकरण जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या होता है, परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, अब कुछ और बातें जानते हैं कि भाई रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियाँ प्रचलन में है। यानी कि अगर आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना चाहते हैं तो उनकी 4 विधियाँ हैं। पहला जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि, तीसरा संयोजकता विधि और चौथा आयनिक समीकरण विधि। यहाँ हम केवल प्रथम विधि का अध्ययन करेंगे, यानी केवल हम जांच एवं त्रुटि विधि का ही अध्ययन करेंगे। बाकी विधियों का आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, जैसे कि 11-12 में आप अध्ययन करेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि, इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यह विधि अनुमान पर आधारित है। ठीक है, इस विधि, यह जो विधि होता है एक काल्पनिक विधि होता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, कोई भी अगर रासायनिक समीकरण दिया होता है तो पहले आप रासायनिक समीकरण को ठीक इस प्रकार से एक टेबल के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनमें जो तत्व शामिल होते हैं उन सबको एक सूची बनाकर ऐसे लिखी जाती है। जैसे कि तत्व देखिए, तो तत्व में हम यहाँ पर देखिए सोडियम है, इधर भी सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो गया अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या LHS, जिसे यानी कि इसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक, यानी कि अभिकारक की तरफ जो है जितने तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, और ये हो गया उत्पादों में परमाणुओं की संख्या है, जिसे RHS बोलेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इस समीकरण को। तो इस अभिकारक में देखिए सोडियम के जो है परमाणु की संख्या 1 है और इधर उत्पाद में भी परमाणु की संख्या सोडियम का 1 है। ठीक है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन में, देखिए हाइड्रोजन में जो है यहाँ पर अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 यानी कि 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। उसके बाद तुलना करते हैं कि कौन सा जो है तत्व का परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक और उत्पाद में सोडियम की जो परमाणु की संख्या है बराबर है, ऑक्सीजन का भी बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हाइड्रोजन का जो है परमाणु की संख्या बराबर कर दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हाइड्रोजन की संख्या को हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उत्पाद में। ठीक है, ये पहले ही बताया गया आपको कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि आपको अनुमानित रूप से गुणा उड़ा करके ही आपको ये संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए जो टेबल बन जाएगा, यहाँ से सोडियम 2 हो जाएगा उत्पाद में, और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सोडियम उत्पाद में 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही देखिए यहाँ पर अभिकारक में सोडियम अभी 1 ही है, तो हमें इधर भी सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्राप्त जो समीकरण होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सोडियम का जो परमाणु की संख्या 2 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन का 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम भी यहाँ पर देखते हैं तो 2 हो गया,
उसके बाद हाइड्रोजन 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी कि 2 4 2 2 4 2 के रूप में आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसे हम रासायनिक जो समीकरण ये बना हुआ है इसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम एक और रासायनिक समीकरण लेते हैं जिसका नाम है एल्युमिनियम और H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो Al2SO4 थ्राइस बनेगा प्लस का H2। इसे हम क्या करते हैं, इसे भी हम लोग समीकरण को संतुष्ट यानी कि इसका समीकरण को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है प्लस का H2SO4 है, यहाँ से जो उत्पाद बन रहा है Al2SO4 और ये थ्राइस प्लस का H2। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है, उत्पाद में, और यहाँ पर एल्युमिनियम 1 ही है। सल्फ़र ये 3 हो गया, और यहाँ पर भी सल्फ़र 1 ही है, और यहाँ पर है ऑक्सीजन जो है 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 ही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोले तो यहाँ पर एल्युमिनियम, उसके बाद सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, संतुलित नहीं है। तो ये काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं कि सल्फ़र और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। वो आपकी मर्जी है, कोई भी संतुलित कर सकते हैं ना। तो अगर एल्युमिनियम 2 बनाना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2Al है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H2SO4। ठीक है, और यहाँ से ये तो ठीक ही है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितना है, सॉरी यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो 2 हो गया, सल्फ़र 3 हो गया तो सल्फ़र यहाँ से 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 12 हो रहा है तो ऑक्सीजन 12 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 6 नहीं है बल्कि 2 ही है, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो देखिए एल्युमिनियम में 2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन 6 हो गया, सल्फ़र भैया 3 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, एल्युमिनियम 2 हो गया, सल्फ़र 3 हो गया, ठीक है, सल्फ़र 3 हो गया, उसके बाद ये सल्फ़र हो जाएगा ना, देखिए सल्फ़र 3 बराबर है, ठीक है, ऑक्सीजन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 12 हो गया, तो ऑक्सीजन 12 ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 6 ये भी ठीक है, और एल्युमिनियम 2 ठीक ही है, यानी सब क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो ये हमारा जो होगा ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो आपको पता है कि H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे संतुलित करेंगे तो आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं कि भाई साहब देखिए यहाँ पर हम जो है ना, हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, जो कि संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी Na, ठीक है, HCl आप इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से बनेगा NaCl प्लस का H2। ठीक है, ऐसा बनेगा समीकरण। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्लोरीन भी 2 हो गया तो इधर भी क्लोरीन 2 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब सोडियम भी 2 हो गया तो फिर 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है ना, क्योंकि ये भी हमारे लिए उपयोगी है, समझना जानना, जान लेते हैं। पहला कार्य कि क्रिया कारकों जिसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं तथा उत्पादों को भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस को हम S से लिखेंगे, द्रव को L और गैस को G से प्रदर्शित करेंगे, और जलीय विलयन को हम AQ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी अगर अभिकारक हो या उत्पाद हो, अगर वह ठोस होगा तो उसे हम S से लिखेंगे, द्रव होगा तो L लिखेंगे, ठीक, गैस होगा तो G लिखेंगे, और जलीय विलयन होगा तो उसे हम AQ लिखेंगे। ठीक है,
आगे देखिए, बनने वाले अवक्षेप को प्रतीक एस से प्रदर्शित न करके ऐसे एरो नीचे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो भी अवक्षेप बनेगा और वह ठोस होगा तो उसे हम एस नहीं बल्कि ऐसे एरो नीचे लिखेंगे तो हमें ये पता होगा कि वो क्या है, अवक्षेप बना हुआ है। समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक जी से प्रदर्शित न करके ऊपर एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया में गैस निर्मुक्त हो रहा है यानी कि गैस बन रहा है तो उसे हम गैस को जी से प्रदर्शित नहीं करेंगे बल्कि ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझाया। देखिए, जो कह रहे कि मैग्नीशियम को जब हम H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है यानी कि मुक्त होती है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है ठोस होता है इसलिए एस से प्रदर्शित किया गया है। H2SO4 जो होता है जलीय विलयन होता है इसलिए हम AQ से प्रदर्शित करेंगे। और जो मैग्नीशियम सल्फेट जो बनेगा ये भी कैसा होता है भैया, तो जलीय विलयन होता है तो इसलिए हम AQ से प्रदर्शित करेंगे। और जो यह गैस निकला हुआ है जो बना हुआ है इसे H2 यानी कि हम बल्कि G न लिख करके बल्कि हम ऐसे एक एरो का चिन्ह दे देंगे। यही बातें इसमें बोली गई है। अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कर एक उदाहरण के तौर पर हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। मतलब देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें हमें ताप लिखना हो, जैसे कि 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। दाब बोले, दाब जैसे कि मान लीजिए कि 200 वायुमंडलीय दाब है, कोई उत्प्रेरक है, निकिल है, आयरन है, तो ये सब जो बातें होती है इसको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया है कि हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का जो निर्माण होता है वो हाइबर प्रक्रम द्वारा होता है। तो उसे देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। प्रक्रम यह है कि देखिए, नाइट्रोजन एक गैस होता है और हाइड्रोजन भी एक गैस होता है। जब इसे दोनों गैसों को ऐसे तीर के ऊपर में हम 200 वायुमंडल दाब पे और 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसमें आयरन का चूर्ण मिला करके, है ना, ये सारी प्रक्रिया की जाती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो चूँकि ये 200 वायुमंडल जो होता है, 500 डिग्री सेल्सियस ये जो ताप होता है और आयरन एक क्या है, उत्प्रेरक है, तो इन सबको जो ये तीर होता है ना, तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यही बातें बता रहा था। ठीक है, अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर इसे बोलते हैं डेल्टा या उष्मा लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें गर्म की जाती है उसे हम उष्मा या उष्मा न लिख करके केवल ये चीज़ लिख देंगे तो समझ में आ जाता है कि वो चीज़ें गर्म की जा रही है। जैसे कि मार्बल को गर्म करने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जब इसे हम उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो यहाँ पर उष्मा न लिख करके केवल ये ऐसा डेल्टा का चिन्ह यानी कि ये त्रिभुज का चिन्ह बना देंगे तो ये समझ में आ जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, जहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। यानी कहने का अर्थ ये है कि उष्मा को हम इस डेल्टा के माध्यम से दर्शाते हैं। अगला है कि सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। जैसे कि देखिए, ये जिंक हो गया और ये H2SO4 जो है यह तनु है। तनु मतलब कि डाइल्यूट है यानी कि कंसनट्रेटेड नहीं है ना। तो जो तनु या जो सांद्रण जो शब्द हैं इनको हम इसके नीचे यानी जो भी यौगिक दी गई है उसके नीचे लिखा जाता है कि किस प्रकार का ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जिंक को जब H2SO4 यानी तनु जो है H2SO4 को अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मुक्त हुई उष्मा को उत्पादन की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित उष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जब भी अभिक्रिया होगी तो जो उष्मा बनेगी यानी कि बाहर निकलेगी वहाँ पर प्लस का चिन्ह देकर के उत्पाद में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन की जाती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 94 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो जो ये उष्मा बाहर निकल रही है
तो ऊष्मा बाहर निकलने के लिए हम प्लस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 94 किलो कैलोरी हम लिख देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि इतना किलो कैलोरी क्या है, ऊष्मा निकल रही है। अगर वही कार्बन को हम सल्फर के साथ दहन करते हैं तो कार्बन सल्फाइड बनता है और इसमें माइनस माना कि 22 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी कि इतना ऊष्मा लेने के बाद यह विक्रिया हो रही है। तो इसलिए ये ऊष्मा ली जा रही है, तो इसीलिए हम माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं, और यह ऊष्मा बाहर निकल रहा है इसलिए हम प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह यानी कि एक ऐसे चिन्ह और एक ऐसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी ऐसा समीकरण जो यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जो अभिकारक जो अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं और फिर वापस अपने पूर्व स्थिति में आ सकते हैं, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ये भी टूटकर फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, इधर से बन भी रहा है और इधर से ये भी बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस प्रकार से डबल साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहला इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी पदार्थ भाग ली थी और भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ उत्पाद के रूप में बना हुआ है, तो ये हमें जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए सोडियम जो होता है क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से NaCl का निर्माण होता है। तो यही बताता है कि भैया देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ना कैसे कैसे हुई है, यानी कि भाग कौन कौन लिए थे और बन क्या रहा है। तो ये हमारे इसी के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है, ठीक है। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद जो बन रहा है तो उनमें अणुओं या परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है कि उसमें किस प्रकार के अणु या संगठन होंगे। जैसे कि आम भाषा में समझा दूं मैं आपको, देखिए हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो H2O का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये दोनों गैस जो होते हैं इनकी जो अणु या परमाणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका संगठन क्या होता है, परमाणु की संगठन अणुओं के संगठन बहुत दूर दूर होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यह जल बन जाता है। तो जल के जो होता है यह एक लिक्विड होता है। तो लिक्विड का जो परमाणु या जो अणु होते हैं उनका संगठन बहुत नज़दीक होता है, यानी गैसों की तुलना में इनकी जो परमाणु या अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो इस स्थिति को हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा पता चलता है, यही बता रहा है। इससे अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है, ठीक है। यानी कि यह बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई रासायनिक समीकरण होती है, ठीक है, तो उसमें कितने अणु है ना, उनमें कितने द्रव्यमान है, तो उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, ठीक है, कि रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इसकी प्रकृति के बारे में पता चलती है कि वह ऊष्मा को अवशोषित कर रही है कि ऊष्मा निर्मुक्त कर रही है, तो इस प्रकार की पता चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए रासायनिक संक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो निर्मित गैस हो रही है उसके आयतन के बारे में भी पता चल जाता है कि गैस कितना बाहर निकल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, तो इसके बारे में सब जानकारी मिलती है हमें। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, ठीक है, इसे अंग्रेजी में लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह हालांकि आपके परीक्षा के दिशा निर्देश के अनुसार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सीमाएं होती हैं रासायनिक समीकरण की, वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप
यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, यद्यपि रासायनिक समीकरण से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है, परंतु यह निम्नलिखित को स्पष्ट करने में असमर्थ रही है। यानी कि अगर कोई रासायनिक समीकरण होती है तो उससे बहुत सारी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि उसमें पदार्थ जो शामिल हैं, उसकी प्रकृति क्या है, कोई गैस है, कोई ठोस है, तो कोई जलीय विलयन है, तो कोई द्रव है ना। तो ये सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है रासायनिक समीकरण से, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ उनसे प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि पहला, इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें वह पूर्व पता नहीं होता है, पहले से पता नहीं होता है कि जो उसमें पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो पदार्थ बन रहे हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, यानी कि वो ठोस है कि गैस है कि द्रव है कि जलीय विलयन है ना, ये बाद में पता होता है। ठीक है, इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें ये पहले से पता नहीं होता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में कितना ताप की ज़रूरत होगी, कितना दाब देना पड़ेगा, या कौन से उत्प्रेरक की प्रयोग की जाएगी, है ना। तो ये सारी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तीसरा है, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। यानी कि यह अभिक्रिया जो होगी यह फास्ट होगी कि स्लो होगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। और जो भी उत्पाद बनेगा वह सांद्रण होगा या तनु होगा, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। इससे अभिक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती है ना। यानी कि जो अभिक्रिया होगी उसमें कौन माध्यमिक पद हैं, यानी किसके द्वारा वो अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। इस अभिक्रिया में इसमें अभिक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ऊष्मा हो गया आदि के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मैं पहले ही बताया, इसमें हमें कोई पता नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है कि कितना हमें ताप लगेगा अभिक्रिया कराने में, ध्वनि की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऊष्मा कितना लगेगा, ये सब कोई हमें जानकारी नहीं होता है। इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि यह अभिक्रिया फास्ट होगी कि स्लो होगी, कितने समय में होगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 साल लग जाएगा, यानी कि अभिक्रिया में कितना समय लगेगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। बस अभिक्रिया हो रही है तो हो रही है ना। इससे यह भी ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुक्रमणीय है ना। यानी कि यह अभिक्रिया हो रहा है तो इसे उत्क्रमणीय होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी कोई हमें जानकारी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए प्रश्न का भी उत्तर हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चेक पॉइंट 1.1 करें कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी प्रयुक्त पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, या अभिकारक एक और क्रियाकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। ठीक है, पता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा भैया उसको भाग लिया जाएगा, भैया ले ले भाग, उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहेंगे। रासायनिक समीकरण में उत्पादों तथा अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि रासायनिक समीकरण में उत्पादों को तीर के दाईं तरफ, है ना, और अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखी जाती है। बस यही लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीर के जो दाईं तरफ होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और तीर के जो बाईं तरफ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पर NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, यह दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 2H2O प्लस 2NH3, ये तीनों क्या हैं भैया? उत्पाद हैं, है ना। जिसको मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ।
अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अभिकारक है। कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया ये तीनों क्या है, उत्पाद हैं। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक क्रिया को समीकरण द्वारा किस रूप में लिखा जा सकता है तथा क्यों। ठीक है, यानी कह रहा है कि देखिए भैया कि नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक क्रिया को समीकरण द्वारा किस रूप में लिखा जा सकता है तथा क्यों। ठीक है, तो हमने अभी पीछा पढ़ा था ये कौन सा, हाइब्रिड प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो भैया देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे भैया, देखिए नाइट्रोजन जो होता है ये गैस है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये भी गैस है, लेकिन यह अभिक्रिया ऐसे संपन्न नहीं होती है। यहाँ पर 200 एटमॉस्फेरिक वायुमंडल दाब लगेगा, 500 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए, और इस पर आयरन का चूर्ण देना पड़ेगा, है ना, आयरन का चूर्ण देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारा NH3 का निर्माण होगा, है ना, NH3 का निर्माण होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा दो क्या हो जाएगा, ये समीकरण लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आगे लिखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई एक विशेष सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन एक गैस होता है, और आयोडीन लेते हैं, ये भी एक गैस होता है, तो यह चूँकि जिस प्रकार से अभिक्रिया होती है वैसे ही अभिक्रिया वापस भी हो जाती है। तो यहाँ पर 2Hi का निर्माण होता है, जिससे ये भी गैस ही होता है, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार का एक अभिक्रिया है जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जैसे अभिक्रिया होगी वैसे ही वापस भी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए रासायनिक समीकरण में प्रतीक S, G, AQ आदि क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होगा कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक जो S है ठोस को प्रदर्शित करता है, G जो है गैस को प्रदर्शित करता है, और AQ जो होता है जलीय विलयन का प्रदर्शित करता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में जो ये तीर है चिन्ह के द्वारा किसे दर्शाया जाता है। तो जो निर्मुक्त गैस होती है, निर्मुक्त जो गैस होती है उसको ये प्रदर्शित करता है, निर्मुक्त गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर लिखा यह चिन्ह जो होता है क्या प्रदर्शित करता है। तो मैंने बताया कि यह जो चिन्ह होता है यह ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। किसको? ऊष्मा को। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के सहयोग के द्वारा हो रही है तो उसे हम डेल्टा के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहे कि रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित को कैसे दर्शाया जाता है, यानी कोई भी अगर रासायनिक समीकरण हो रहा है तो जो दी गई है उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है तो कैसे दर्शाते हैं, तो ऐसे एक तीर बना देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो आपको पता है कि उत्प्रेरक को हमेशा तीर के इस ऊपर या इस तीर के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे दर्शाते हैं। अभिकारक ठोस तथा उत्पाद द्रव है। तो अगर ठोस है तो भैया हम S से दर्शाएंगे, और द्रव है तो उसे हम L से दर्शाएंगे, काम खत्म। अभिक्रिया 700 डिग्री सेल्सियस तथा ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो बेसिकली हम ऐसे लिख देंगे कि 200 वायुमंडल दाब लिख देंगे, वायुमंडल दाब लिख देंगे, और 700 डिग्री सेल्सियस ताप लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो पहले ये हमें जानकारी होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह क्या अभिकारक है, और उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, दूसरा ये बोलेंगे कि भैया यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अपघटित अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह ऊष्मा के वजह से टूट जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले अब आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। इसमें से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ना, कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।